व्यापारियों की संस्था कैट ने सीसीआई को लिखी चिट्ठी और उसमें अमेजॉन फ्यूचर डील की जांच को तुरंत करने की मांग की है। इधर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की डील की जांच शुरू भी कर दी है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। असीम, बताइए ईडी किन पहलुओं की जांच कर रही है? देखिए, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील के अंदर दो नए डेवलपमेंट जो है वो निकल करके आया है। सबसे पहले तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उसने इस पूरे डील की जांच जो है वो शुरू कर दी है। उसने 28 अक्टूबर को फ्यूचर ग्रुप को एक नोटिस जो भेजा है और कहा है कि जितने भी इस डील से जुड़े हुए दस्तावेज है वो ईडी को उपलब्ध जो है वो कराया जाए। ईडी खासतौर पर इस डील के अंदर आरोप है कि एफडीआई नियमों का उल्लंघन जो है वो हुआ, फेमा नियमों का उल्लंघन जो है वो हुआ। तो ईडी अब इन दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच जो है वो करेगा। खासतौर पे कि जितने भी दस्तावेज है, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे इस डॉक्यूमेंट से इससे जुड़े हुए डील से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, ईडी ने सब उसकी मांग जो है वो की और ईडी अपनी जांच में काफी तेजी जो है वो लेकर के आ सकता है। दूसरी तरफ जो व्यापारियों की संस्था केट है उसने भी सीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस डील को जो मंजूरी दी गई थी उसको तुरंत वापस जो है वो लिया जाए। खासतौर पे कि जब डील को मंजूरी दी गई थी तो उसमें शर्तों में साफ लिखा गया था कि अगर कोई भी पार्टी ने अगर कोई भी फैक्ट जो है छुपाए हैं तो बाद में इस डील की मंजूरी जो है वापस जो है वो ली जा सकती है। दूसरा जो सीसीआई है उसके पास सेक्शन 45 के अंदर अधिकार है कि वो डील के जो मंजूरी दी गई है उसको रिवोक जो है कर पाए और जो भी कंपनी जिसने फैक्ट छुपाए उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगा पाए। तो सीसीआई को तुरंत इसके ऊपर एक्शन जो है वो करना चाहिए। खासतौर पे कि जो कैट है वो लगातार इस पर एक्शन करने की मांग जो करती रही है। मार्च में भी उसने चिट्ठी जो लिखी थी और इस डील की जांच करने की मांग जो है वो की थी, लेकिन अभी तक सीसीआई ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। तो जो कैट है उसने एक बार फिर से मांग की है कि इस डील की तुरंत जांच जो है होनी चाहिए। तो आखिर क्यों देश के रिटेल कारोबारी कर रहे हैं अमेजॉन फ्यूचर डील का विरोध? क्या अमेजॉन ने डील में कुछ छिपाया है? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, अमेजॉन फ्यूचर रिटेल डील क्यों फंसा पेच, आज शाम 5:27 पर। रेलवे अपने मोनेटाइजेशन प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहले चरण में एसेट मोनेटाइजेशन में 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी खबर के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, बताइए क्या क्या चीजें मोनेटाइज करने के लिए प्रायोरिटाइज की गई हैं और ये टारगेट कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर रेलवे ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। खासतौर पर पहले और दूसरे चरण में कौन से एसेट्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जाएगा, बकायदा इसकी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पहले चरण में जो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जिन चीजों को शामिल किया गया है उसमें मुख्य तौर पर जो रेलवे के स्टेडियम्स हैं, रेलवे कॉलोनीज हैं या फिर जो हिल रेलवेज हैं जैसे कि दार्जिलिंग और माथेरन, यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के आधार पर। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहला चरण है इससे 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी फिस्कल में ये लक्ष्य हासिल करने को भी कहा गया है। जितने भी अधिकारी इस पूरे स्कीम में इन्वॉल्व हैं उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और रीडेवलपमेंट की योजना को शुरू किया जाए। वहीं अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर जो गुड शेड्स हैं, गुड शेड्स और जो पैसेंजर प्राइवेट ट्रेन हैं उनको पीपीपी मोड पर मोनेटाइज किया जाएगा और फंड जुटाया जाएगा। अगर मैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करूं तो इसमें रेलवे सेक्टर से 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी की शुरुआत अब रेलवे ने कर भी दी है। इसी फिस्कल में 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में रेलवे लग चुकी है। ये तो 2 चरणों में होगा और एक चरण कम से कम इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा। बेहतर खबर है और सरकार इससे काफी रकम भी जुटाने की तैयारी में है। शुक्रिया दीपाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार में आज का दिन जद्दोजहद वाला रहा। ब्रॉडर मार्केट में तो खरीदारी दिखी, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स जो बड़े इंडेक्स हैं उसमें कुछ दबाव था। खुलने के बाद ही बाजार में जो लाल निशान में गया तो उसके बाद पूरा दिन हरे निशान में लौटने की कोशिश में निकल गया। आखिरकार बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ। हालांकि आखिरी घंटे में उसने जरूर कुछ रिकवरी दिखाई। चलिए आज पूरा हालचाल जानते हैं मार्केट का सुमित के साथ। सुमित, बताइए क्या हाईलाइट्स थी और बड़े स्टॉक्स आज थोड़ा प्रेशर में रहे?
आज इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन था जबकि इंडेक्स में तो इतना ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप आज भी बढ़िया तरीके से कामकाज कर रहा था। 1.5% 2% की तेजी, 1.5% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में आई एक समय में, और करीब करीब आधे से 1% के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स पे आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स आज लाल निशान में रहा। निफ्टी बैंक दोनों में ही आज बिकवाली रही, लेकिन आज कुछ जो कामकाज ठीक ठाक होता हुआ दिखाई पड़ा, वो दिखाई पड़ा आपको सेलेक्टिव PSU बैंक्स के अंदर, सेलेक्टिव स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा के अंदर, सेलेक्टिव IT के अंदर, जहां पर मिड कैप IT में जहां पर कुछ कुछ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हर तरफ चाहे कोई भी आप सेक्टर को उठा लें, आपको मेजरली जो थोड़ा बहुत कामकाज दिखेगा वो मिड कैप स्पेस में दिखेगा। एक हाँ M&M में अच्छे नंबर्स का एक इंपैक्ट देखने को मिला, और एक बढ़िया खरीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, इससे कुछ हद तक मार्केट को लोअर लेवल से जरूर सपोर्ट देखने को मिला। ओके सुमित, बहुत सारे स्टॉक थे आज जो उतार चढ़ाव के बीच झूल रहे थे, खासतौर पर जैसे TVS को आप देखिए, पहले खबर पे चला फिर नीचे आया, तो और कौन कौन से स्टॉक थे जहां पे काफी हलचल रही? देखिए आज पूरे ऑटो स्पेस का सेंटीमेंट जरूर सुधरा है। M&M के नंबर्स की वजह से भी कह लें या TVS की खबर के बीच में कह लें, तो आज टॉप गेनर्स में निफ्टी के शुमार ऑटो स्पेस ही आपको दिखेगा। सबसे पहला नाम M&M का, टाटा मोटर्स का, हीरो मोटोकॉर्प का, ये 3 नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार हुए। SBI में खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली रही आज ब्रिटानिया में, जहां पर नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। HDFC बैंक में, NTPC, HDFC लिमिटेड में थोड़े बहुत बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मिड कैप गेनर्स में शुमार रहा BEL का नाम, जहां पे एक अच्छी तेजी बनते दिखाई पड़ी शुरुआती कारोबार से ही। टाटा पावर, गुजरात गैस और TVS मोटर, जहां एक समय में 11% की तेजी थी, ऊपरी स्तर बिकवाली के बावजूद भी हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट का नाम शुमार था। MRF का नंबर्स के बाद यहां बिकवाली आती हुई दिखाई पड़ी। BHEL नंबर से पहले प्रेशर में रहा। गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा F&O गेनर्स में लीड कर रहा था RBL बैंक, आइडिया, आदित्य बिरला फैशन, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर ज्यादा तेजी आई, और साथ ही साथ जो कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी वो आई M&M में नंबर्स के बाद आते हुए। F&O लूजर्स में कल की जोरदार तेजी के बाद JK सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग यहां पर, ब्रिटानिया, GSPL और साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कुछ और ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली PSU बैंकिंग में बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और SBI, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मेजरली मार्केट के लिए अगर आज ट्रिगर की बात की जाए तो आज फ्रंट लाइन में इतना काम नहीं था, लेकिन हाँ एक बढ़िया मूव जो था वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए, और बढ़िया मार्केट था आज का। ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, हालांकि इंडेक्स अभी भी एक दायरे में झूलते हुए दिखे आपको। लेकिन चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जिसपे देश भर में काफी हलचल चल रही है इस समय, राफेल विमान सौदे पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस सौदे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आने के बाद कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्रेंच मैगजीन की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ट्विटर पर लिखा कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई, मतलब तब दी गई जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यह रिश्वत सुषेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेन गुप्ता वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। सुषेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई थी। फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसमें यह भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करने लगे और इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार पर कई आरोप जड़ दिए, जिसका जवाब देने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और कांग्रेस पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया। आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे।
ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है, वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषन गुप्ता ने कराई? इस बीच राफेल पर एक दूसरे के हमलों में राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। एक और मजेदार खबर महाराष्ट्र से आ रही। यहां पे भी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पे सीधे रिश्ते अंडरवर्ल्ड से होने का आरोप लगाया है। फडणवीस के मुताबिक नवाब मलिक के रिश्तेदार ने कुर्ला में 3 एकड़ जमीन खरीदी जिसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन उन्हें यह सिर्फ 20 लाख में मिली। फडणवीस ने आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड के जिन लोगों से यह जमीन खरीदी गई थी वो मुंबई बम धमाकों से जुड़े थे। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से होने का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। फडणवीस ने यह भी कहा कि ये वो सारे सबूत जांच एजेंसियों और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को देंगे। ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक ने भी पलटवार किया और किसी भी जांच के लिए तैयार होने का दावा किया। नवाब मलिक ने फडणवीस के सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि वो कल सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, आरोपों का हाइड्रोजन बम। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। सलीम पटेल एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी जो गोवा वाले परिवार के थे, उन्होंने गोवा वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिए ही आप ये रजिस्ट्री करके लो, मालकी हक, किराएदार हम पहले से थे और मालकाना हक हमने लिया है। जो एक कहानी रचने की काम की जा रही है, हमें लगता है जांच कोई भी एजेंसी कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज भी ज्यादातर इलाकों में पहले की तरह ही धुंध का कब्जा दिखा। बाहर निकलने वाले लोग आज भी आंखों में जलन और घुटन की शिकायत कर रहे हैं। वहीं अब यमुना नदी में भी प्रदूषण की वजह से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यमुना में आज भी सफ़ेद झाग से पानी दिखना मुश्किल हो गया था। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पूरी नदी झाग से भर गई है। यमुना में बड़े प्रदूषण से छठ पूजा करने वालों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। छठ पूजा करने वाले लोग इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं और इस झाग से भरे पानी के बीच ही पूजा करने को मजबूर है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता दीपक बिष्ट ने। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का खतरा अभी भी बरकरार है। आज अगर दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की बात करें तो एक्यूआई लेवल अधिकतर इलाकों में 400 क्रॉस कर चुका है। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त कालिंदी कुंज के पास हैं और यहाँ पर जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि पंजाब में जो किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है उसका धुआं अब
यहाँ पर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे ये जो फॉग है, ये जो पॉल्यूशन का खतरा है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। आप दूर बिल्डिंगों को देख सकते हैं, जो बिल्डिंग है वो नहीं दिखाई दे रही है। धुंध इतनी तेज है, ये सब पॉल्यूशन है, क्योंकि ये चाहे पेड़ पौधों पर बैठे या फिर सड़क से उठता हुआ धूल धक्कड़। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना खतरनाक यहाँ पर पॉल्यूशन है, क्योंकि जो धूल है सड़कों की वो किस तरह से उठ रही है। ये देखिए, ये इस पूरे पत्ते में ये देखिए कितनी धूल है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डस्ट जो है पूरे शरीर में इंसान के अंदर घुस रही है। चाहे वो अगर मास्क नहीं पहनता तो उससे उसे नुकसान है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पराली अब जल रही है, तो पराली का जो समय है वो आगे भी इसी तरह से जलता रहेगा। कई दिन तक पराली जलती है और उसको लेकर कई नियम बनाए गए, लेकिन वो नियम अभी भी यहाँ पर उन नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा धुआं आपको पोल्यूशन का दिखाई दे रहा है, जो आसमान में चादर सफेद हो चुकी है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी धुएं का कारण माना जा रहा है। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े रहिए।